Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज जामरोली। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट का फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल साइंस के अंतर्गत मार्क्सवाद को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की भौतिक व्याख्या को समझा। आज के इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, जिसे वर्ग संघर्ष का इतिहास कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। वर्ग संघर्ष के अंतर्गत मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का गहन विश्लेषण किया। उसके अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा समाज के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कानूनी ढांचे तथा विचारधाराओं को निर्धारित करता है। आर्थिक आधार में मुख्यतः उत्पादन की शक्तियाँ तथा उत्पादन के संबंध शामिल किए जाते हैं और उत्पादन के संबंधों के आधार पर समाज का वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। वास्तव में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपज है और मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी है कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है और यह वर्ग संघर्ष हमेशा समाज में विद्यमान दो परस्पर विरोधी हितों वाले वर्गों से चलता है और इन वर्गों का आधार आर्थिक है। इनमें से एक वर्ग आर्थिक सत्ता प्राप्त वर्ग है, जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, और दूसरा जो केवल शारीरिक श्रम करता है, अर्थात आर्थिक सत्ता के विहीन अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला वर्ग है। अतः मार्क्स का कहना है कि हर युग में इन दोनों वर्गों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। पहला वर्ग सदा ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है और समाज के शोषक और शोषित ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्ष करते रहे हैं और इन दो वर्गों में समझौता कभी भी संभव नहीं हुआ। इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वर्ग से क्या अभिप्राय है, तत्पश्चात संघर्ष से क्या अभिप्राय है। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं, जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर इत्यादि। अगर हम संघर्ष की बात करते हैं तो संघर्ष का अभिप्राय केवल लड़ाई नहीं है, किंतु इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि समाज में निरंतर युद्ध की सी स्थिति बनी रहे, अपितु इसका केवल इतना ही अर्थ है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होने पे वह सर्वथा असंतुष्ट रहता है और इस असंतोष को वह वर्ग समय समय पर कई रूपों में, जैसे फॉर एग्जांपल असहयोग आंदोलन की तरह, हड़ताल की तरह आदि द्वारा व्यक्त करता है। और जब ये असंतोष ऐसा ही होता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर ये संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषित वर्ग की विजय और शोषक वर्ग का पतन अवश्य होता है। इस तरह से हमने देखा वर्ग और संघर्ष का क्या अभिप्राय है। तत्पश्चात हम देखेंगे वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर नहीं होता, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं तथा इससे समाज का विकास होता है। अतः दास युग में मालिक और दास, सामंती युग में सामंत और किसान वर्ग के होते हैं और आज के पूंजीवादी युग में आजीविका कमाने के साधनों के आधार पर ही समाज को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, पूंजीपति या बुजुर्गा और नंबर 2 श्रमजीवी या सर्वहारा। इस संबंध में कार्ल मार्क्स का कहना है
कि पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध है। पूंजीपति चूँकि कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिक लाभ हो, और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण ही इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है, और ये वर्ग संघर्ष की बुनियाद है, और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। हम वर्ग संघर्ष के निष्कर्ष की अगर बात करें तो उपरोक्त बातों के आधार पर कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि पूंजीवाद के कारण वर्ग संघर्ष का जो निष्कर्ष निकलता है उसके अंदर निम्न बिंदुओं में देखने को मिलते हैं। फर्स्टली, उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। सेकेंडली, समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। थर्डली, समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। फोर्थली, जब वर्ग में चेतना तथा वर्ग संगठन न हो तब वर्ग संगठन तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ता। एंड फिफ्थली, वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं जिनके फलस्वरूप एक ही सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया, लेकिन आलोचकों ने कई आधारों पर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना की है, और इनकी आलोचना के जो आधार रहे हैं वो निम्न है। फर्स्टली, मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है। आलोचकों का ये मानना है कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत संघर्ष के सिद्धांत पर अत्यधिक बल देता है, क्योंकि मार्क्स ने कहा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स का विचार यह एकपक्षीय विचार है। मानव समाज में संघर्ष के साथ साथ सहयोग की प्रवृत्ति भी प्रबल रूप में विद्यमान रही है, और आपसी सहयोग की भावना ही आज तक की प्रगति और उत्थान का आधार रही है। इसलिए आलोचकों के द्वारा इनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। सेकेंडली, वर्ग की अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा। मार्क्स के द्वारा वर्ग की जो परिभाषा की गई है वह अत्यंत ही दोषपूर्ण मानी जा रही है। उनकी परिभाषा के अनुसार वर्तमान समाज में मजदूरों और पूंजीपतियों के दो स्पष्ट वर्ग निश्चित नहीं किए जा सकते। आजकल उद्योगों में काम करने वाले अनेक मजदूर कंपनियों के शेयर खरीदकर हिस्सेदार बन जाते हैं, और अतिरिक्त मूल्य के रूप में लाभ ग्रहण करने वाले पूंजीपति बन जाते हैं। इसी प्रकार उद्योगों में 10-10 हज़ार रुपये मासिक वेतन पाने वाले प्रबंधकों को आप क्या कहेंगे? वह कारखानों के मशीनों के मालिक नहीं है, इसलिए पूंजीपति नहीं है, किंतु उन्हें मजदूर कहा जाए तो क्या मजदूर शब्द के साथ अन्याय नहीं होगा? इस आधार पर इन्होंने वर्ग की जो परिभाषा दी गई उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। थर्डली, आलोचकों का मानना है कि समाज के केवल दो वर्ग ही नहीं होते। मार्क्स ने समाज के दो ही वर्ग माने हैं, जबकि समाज में एक तीसरा वर्ग भी होता है जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसके अंतर्गत वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च लोक सेवा के सदस्य, पत्रकार आदि आते हैं। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो, और इस वर्ग की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इसलिए समाज को केवल दो ही वर्गों में बांटना किसी भी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं लगता। फोर्थली, मार्क्स की क्रांति की धारणा गलत सिद्ध हुई है। वर्ग संघर्ष के कारण श्रमजीवी क्रांति, जिसको कि मार्क्स और एंगल्स बहुत निकट समझते थे, अभी तक भी नहीं हुई है। क्रांति हुई अवश्य है, किंतु वह वही हुई है जहाँ की उसके होने की सबसे कम आशा थी। इस प्रकार से मार्क्स की धारणा क्रांति से भी भिन्न है। फिफ्थली, मार्क्स की भविष्यवाणी का वैज्ञानिक आधार नहीं है। आलोचकों का मानना है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि श्रमजीवी वर्ग की अंतिम विजय और उसके अधिनायकवाद की स्थापना की भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह मार्क्स की कामना और आशा की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है और तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत परिणाम नहीं है। यदि हम मार्क्स की इस बात को मान लें कि पूंजीवाद का विनाश निश्चित है, तो भी उसका आवश्यक परिणाम साम्यवाद की विजय तो नहीं हो सकता। लास्टली, इनकी आलोचनाओं के आधार पर हम इनके आधार पर इसके महत्व को भी नहीं नकार सकते। इसके महत्व के बारे में ये कहा जा सकता है कि मार्क्स पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास के वर्ग के हितों के आधार पर व्याख्या की है, और पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स की गई भविष्यवाणियाँ
गलत सिद्ध हुई है, परंतु पूंजीवाद के विकास की धारा लगभग वही है जैसी कि कार्ल मार्क्स व एंगल्स से बताई है। और मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत श्रमजीवी वर्ग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उनके द्वारा श्रमजीवी वर्ग की विजय अवश्य बताई गई है। और प्रभाव की दृष्टि से भी यदि इस सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि वर्ग संघर्ष के शस्त्र को अपनाकर विश्व मानवता के बहुत बड़े भाग ने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने की में सफलता प्राप्त की है। इस तरह से हमने देखा कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना होते हुए भी आज के परिदृश्य में उनकी महत्ता बनी हुई है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के नेक्स्ट एस्पेक्ट को लेंगे। धन्यवाद।